Good morning, dear students. So, today we are moving towards a new chapter, that is chapter number 3, Plant Kingdom. So, classification का base prepare करने के लिए already we have studied chapter number 1, the living world, और उसके बाद हमने 5 kingdom classification भी देखा जिसमें up to 3rd kingdom मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, इन तीनों के बारे में हमने वहां पे डिस्कशन किया है। 4th और 5th किंगडम जो है ये दोनों सेपरेटली डिस्कस किए गए हैं चैप्टर वाइज। ओके, तो उसमें जो 4th किंगडम है दैट इज द प्लांट किंगडम, उसके बारे में आज हम डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है फॉर हायर ऑर्गेनिजम्स, उसका एक सिस्टम जो है उस सिस्टम को हमें समझना है। ओके, सो बहुत सारे ऐसे सिस्टम डेवलप हुए हैं फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक्चुअली। तो कौन कौन से ये सिस्टम्स हैं? नंबर 1 आर्टिफिशियल सिस्टम, नंबर 2 नेचुरल सिस्टम एंड थर्ड दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है? For biological classification, or you can say classification of the living organisms, artificial classification system is considered as one of the earliest systems. Okay, सबसे oldest system में से एक है ये। और इसका बेस क्या था? Because it is classification system, तो कुछ तो criteria decide हुए होंगे जिसके बेस पे organisms को classify किया गया। So they were based on the vegetative characters of superficial, or you can say superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves etc. Superficial and वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो बाहर से हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, ऐसे ही कैरेक्टर्स को अकाउंट में लिया गया फॉर दिस टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन। कार्ल लिनियस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम was based on the Androecium structure। तो कार्ल लिनियस ने भी एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया था और उसमें उसने सिर्फ किसको अकाउंट में लिया था? दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एंड्रोशियम। ओके, अब आप देखिए किसी एक फ्लावर में ही कितने सारे पैटर्न्स होते हैं। हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा इनफ्लोरेसेंस, प्लेसेंटा, अरेंजमेंट ऑफ द गाइनेशियम एंड ऑल दिस, बहुत सारे ऐसे। ओके, उसमें से भी, और इसको तो सिर्फ हम फ्लावर के ही बात कर रहे हैं। व्हाट अबाउट लीव्स? चैप्टर नंबर 5 अगर पूरा आप डिस्कस करिए, ओके, कितने सारे कैरेक्टर्स बन रहे हैं, उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को ही कार्लस लिनियस ने अकाउंट में लिया फॉर द क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिनियस के क्लासिफिकेशन में कौन कौन से प्लांट्स कंसिडर किए गए, मतलब तो मोनोएडेल्फस, डाइएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस, okay, then syngenous, tetradynamis, then didynamis, then uh, gynandrous, synandrous, okay, ऐसे टाइप्स ऑफ स्टेमेंस, ओके, इनको अकाउंट में लिया गया। सिर्फ इसमें ही इतनी वैरायटी है, तो बाकी स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या? तो अगर उनका हम कॉम्बिनेशन बनाए तो वेयर वी आर गोइंग टू स्टॉप? ओके, तो क्या आपको लगता है किसी एक ही स्ट्रक्चर को अकाउंट में लेके क्लासिफिकेशन पॉसिबल है क्या? तो ड्रॉबैक है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा उसी क्वेश्चन के थ्रू। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो बहुत बार ऐसा भी हुआ कि बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं लेकिन सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर को अकाउंट में लेके किया गया, तो बहुत क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को भी अलग अलग सेक्शन में डाल दिया गया। ओके, इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन सही से नहीं हुआ है। इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, so this is not acceptable since the vegetative characters are more easily affected by the environment। तो यहाँ पे वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया गया है। ओके, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। द थिंग इज
सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ओके, वो फिजियोलॉजिकली डिफाइंड है। एनवायरमेंट की उसके ऊपर इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती है जितनी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर होती है। तो इसी वजह से वेटेज ठीक सेट नहीं हो पाया और ये कुछ ड्रॉबैक्स इसके रह गए। तो फिर क्या हुआ? देन नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, so these are based on the natural affinities among organisms. It considers external features and internal features. तो नेचुरल एफिनिटीज, नेचुरल रिलेशंस अमोंग द ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। इसमें किसको अकाउंट में लिया गया? तो एक्सटर्नल फीचर्स मतलब मॉर्फोलॉजिकल, एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स मतलब जिसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। तो जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ द टिश्यूज, एनाटॉमी, एम्ब्रोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री मतलब केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल्स। इन सभी चीजों को अकाउंट में लिया गया फॉर दिस टाइप ऑफ द नेचुरल क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल्स में कौन सा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? तो क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ओके, फ्लावरिंग प्लांट का एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया बेंथम एंड हुकर के द्वारा। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इवन इन योर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स। ओके, सो बेंथम एंड हुकर फर्स्ट टाइम गिवन द consecutive classification system for flowering plants, angiosperms you can say. तीसरा है phylogenetic classification system. Phylogenetic classification system का मतलब क्या है? We know genetic, philo मतलब रिलेशन, ओके, जेनेटिक रिलेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब जेनेटिक रिलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो इट इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप among the organism. This assumes that organisms in the same taxa have a common ancestors, okay, evolutionary relationship. Okay, तो एक किसी टैक्सन पे अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियस है कि उसका एंसेस्टर कॉमन है, ऐसा इसमें अज्यूम किया गया है। और आप देखिए, आपने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें डिफरेंट टैक्सन के बारे में डिस्कशन किया गया है, फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम, या तो अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो किंगडम टू स्पीसीज। लेकिन हमने जैसे जिस वे में डिस्कशन किया था, दैट इज बॉटम अप वे में हमने डिस्कशन किया था। तो उसमें क्या था? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आर हैविंग अ कॉमन जीनस, क्लोजली रिलेटेड जीनस आर हैविंग कॉमन फैमिली। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने उस चैप्टर में देखे थे। तो ये सही भी बैठ रहा है। ओके, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो किसी ना किसी वे में ऑर्गेनिजम्स के बीच में है, और उसी की वजह से आप समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं क्लासिफाई हम कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रहे हैं, वहां पे आप देखिए बिफोर 12 to 16 मिलियन ईयर्स, ओके, ये सभी किसी एक ब्रांच पे ही थे, लेकिन उस टाइम पे गोरिल्ला अलग हुए, चिंपांजी अलग हुए, मंकीज अलग हुए, बबून्स अलग हुए, और बाद में आप देख सकते हैं बिफोर 4 to 6 मिलियन ईयर अगो ह्यूमन भी उनमें से सेपरेट हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन। लेकिन अगर इन सभी को हम रिवर्स में क्रॉस चेक करते हैं, पूरा ये मूवी जो है इवोल्यूशन का, अगर इसको हम रिवर्स में देखते हैं तो सभी का एंसेस्टर एक कॉमन निकल के आता है। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेस पे अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज बेटर देन सम अदर टेक्सोनोमिकल वेज, जैसे कि जिसमें आप सिर्फ मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की ही बात करते हैं। फाइन, अदर सोर्सेज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स इन क्लासिफिकेशन। तो ऐसे कौन कौन से सोर्सेज है जिसको हम यूज कर सकते हैं क्लासिफिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? तो उसमें एक है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में क्या है? सो इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस कैरेक्टर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ऐसे सभी कैरेक्टर्स। इट इज कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। Number and codes are assigned to all the characters and the data are processed.
thus hundreds of the characters can be equally considered. तो यहाँ पे कंप्यूटर अल्गोरिदम बनाया गया और उस अल्गोरिदम में सभी कैरेक्टर्स को, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ओके, किसी को मिस नहीं करना है, किसी को स्किप नहीं करना है यहाँ पे, ओके, सभी कैरेक्टर्स को वहां पे डाल दिया गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। ऐसा एक अल्गोरिदम डेवलप किया गया, प्रोग्राम बनाया गया ऐसा एक, ओके। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेक्टर 1 to 10 और ये है आपका टेक्सा ABCDE, ओके। क्या कैरेक्टर 1 ए में है तो अगर है तो प्लस साइन कर सकते हैं, और सेकंड नंबर का कैरेक्टर भी ए में है तो उसके लिए भी प्लस साइन कर सकते हैं, एंड सो ऑन। जहां जहां पे वो कैरेक्टर दिखता है वहां वहां पे आपको प्लस साइन करना है, और जहां पे नहीं दिखता है वहां पे आपको नेगेटिव साइन करना है। तो ये कंप्यूटर ही बाद में डेटा प्रोसेस करेगा और प्रोसेसिंग के बाद आपको एक रिजल्ट लाके देने वाला है कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या बन रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके नजदीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टेक्सा में आएगा। ये सभी चीजें वहां पे कंप्यूटर अल्गोरिदम के थ्रू आपको बताता है। सो प्रोसेस इज बीइंग वेरी इजी, राइट। सिर्फ आपको एक सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप करना रहता है, बाद में वो सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहिए। देन ऐसा ही एक दूसरी मेथड है दैट इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो का मतलब होता है सेल, सो ऑब्वियसली इट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। सेल रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बेस पे ही हम क्लासिफिकेशन करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी में, लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एटसेट्रा, ओके। तो साइटोटैक्सोनॉमी में जेनेटिक लेवल पर चेक करना है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर के वे में। क्रोमोसोम नंबर कितने हैं हमें पता है कि हम बोलते हैं आज भी कि ह्यूमन के क्रोमोसोम कितने हैं, 46, मतलब 46 में भी कैसे 46 क्रोमोसोम वाला कोई और ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, लेकिन वो 23 पेयर में है या 46 अलग अलग है या कोई और अरेंजमेंट है, ओके। तो उसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तीसरा ऐसा है केमोटैक्सोनॉमी। केमो मतलब केमिकल, तो इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पर्टिकुलरली यहाँ पे प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर प्लांट केमिकल कंस्टिट्यूएंट। सभी प्लांट्स या सभी ऑर्गेनिज्म एक ही तरह के केमिकल तो नहीं बनाते हैं, ओके। सिंपल सा एग्जांपल है हमारे किचन में, अगर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स दैट्स व्हाई हमारे किचन में हम अलग अलग तरह के बहुत सारे स्पाइसेस यूज करते हैं। सभी स्पाइसेस का फ्लेवर अलग है, यूज अलग है, एप्लीकेशन अलग है, स्मेल अलग है, ओके। इसका मतलब सभी के अंदर अलग अलग तरह के कोई ना कोई केमिकल है, ओके। तो उन्हीं केमिकल को अकाउंट में लेते हुए यहाँ पे क्लासिफिकेशन, तो इट इज कॉल्ड केमोटैक्सोनॉमी, ओके। तो ऐसे कुछ क्लासिफिकेशन के इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको हम अकाउंट में लेके प्लांट किंगडम को हमने 5 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। आल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो उसमें से हम पहले डिवीजन के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज आल्गी। तो आल्गी क्या है? Algae are simple, thalloid, autotrophic, chlorophyll bearing, and aquatic, that is either freshwater or marine or both, okay, aquatic organisms. तो यहाँ पे जब algae के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी इवोल्यूशनरी रिलेशन हमें याद रखना है, क्योंकि सबके साथ कोई ना कोई इवोल्यूशनरी रिलेशन तो यहाँ पे देखने मिलेगा। algae से लेके जब हम एंजियोस्पर्म तक जाएंगे, ऑन द वे इवोल्यूशन के प्रिंसिपल को कंसिडर करना पड़ेगा, फाइन। सो दे आल्सो अकर इन मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड। मतलब अल्टीमेटली आल्गी के लिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां जहां पे मॉइस्चर है, जहां जहां पे हाई वाटर एक्टिविटी है, वहां पे आल्गी आपको देखने मिलने वाली है। सम आल्गी अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, जैसे लाइकेन के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। एंड सम आर आल्सो इन एसोसिएशन विद द एनिमल्स इवन, जैसे स्लोथ बियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको फ्री आल्गी का एग्जांपल आपको दिखाया गया है यहाँ पे। यू कैन सी कॉलोनीज ऑफ द आल्गी, ओके।
दूसरा ये लाइकेन का एग्जाम्पल है, ओके, ऑन द बार्क ऑफ द ट्री। और ये स्लोथ बियर आप देखिए, इसका जो फर है पूरा, ये फर पूरा का पूरा आपको ग्रीन शेड में दिख रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आल्गी। ओके, तो आल्गी जहाँ पे मॉइस्चर है, जहाँ पे वाटर एक्टिविटी है, वहां पे आपको आल्गी देखने मिलने वाली है। ओके, फाइन। द फॉर्म एंड साइज ऑफ द आल्गी इज हाईली वेरिएबल। ओके, सिंपल ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं उसमें कम से कम फॉर्म के लिए और साइज के लिए, उनके फूड हैबिट्स के लिए तो बहुत सारी वैरायटी रहती है, वेरिएबिलिटी वहां पे बहुत होती है। जितने जितना ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ये सारी हैबिट्स, इन सारी चीजों के बारे में, हैबिट्स है और उनका साइज, शेप, अपीयरेंस है, उसके बारे में लिमिटेशन आती जाती है जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। जितना ऑर्गेनिज्म सिंपल, उतनी वर्सेटिलिटी ज्यादा देखने मिलती है हमें। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए विच कैन बी आस्क्ड इन नीट। सो एक है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर आल्गी। अब माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर आल्गी कौन सी है? तो एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया है, क्लेमाइडोमोनास। नीट 2020 इस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर आल्गी, दो आल्गी हैं ऐसी, कौन कौन सी है? तो क्लेमाइडोमोनास यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है। दूसरा, कॉलोनियल फॉर्म में रहने वाली आल्गी, कॉलोनीज बना के रहते हैं, तो वॉल्वॉक्स। और तीसरा जो है दैट इज फिलामेंटस फॉर्म्स, तो उसमें एक है यूलोथ्रिक्स और दूसरा है स्पायरोगैरा। तो ये सिर्फ आपको एक दो एग्जांपल सभी ग्रुप में से दिए गए हैं। क्लेमाइडोमोनास यू कैन सी यूनिसेलुलर है, ओके। ये है वॉल्वॉक्स, ये पूरा का पूरा रहता है इन स्फेरिकल कॉलोनी। और ये आप देख सकते हैं फिलामेंटस फॉर्म में, ये यूलोथ्रिक्स है और ये वाला आप जो देख रहे हैं दैट इज स्पायरोगैरा। ओके, फाइन। अब आल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बिकॉज इट इज सिंपल ऑर्गेनिज्म, तो जितने सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि तीनों तरह के आपको रिप्रोडक्शन मोड देखने मिल सकते हैं। तो एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? So vegetative reproduction in algae is performed by fragmentation. Each fragment develops into a new thallus. आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्पायरोगैरा का पूरा एक टैप दिखाया है और ये जो टेप है पूरा स्पायरोगैरा का, उसमें से स्पायरोगैरा ब्रेकआउट हो रहा है, ओके। और उसमें से दो नए थैलस डेवलप होंगे। थैलस मतलब प्लांट बॉडी, ओके। सिंपल प्लांट के प्लांट बॉडी को थैलस बोला जाता है। तो ऐसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्गी कर सकती है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। चलिए, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है यहाँ पे, और उसमें कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया गया है, दैट इज कॉल्ड ज़ूस्पोर्स। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू ज़ूस्पोर्स व्हिच इज मोस्ट कॉमन इन आल्गी। जू अगर वर्ड आता है तो हमेशा मान के चलिए कि जू स्पोर जब आप लिखते हैं इसका मतलब ये मोटाइल ही होंगे। जू मतलब एनिमल और एनिमल मोटाइल होते हैं, ऐसे याद रखना है। सो जू स्पोर्स विच आर मोस्ट कॉमन, दे आर फ्लेजेलेटेड। और मोटिलिटी के लिए क्या चाहिए? फ्लेजेला। ओके, दे आर फ्लेजेलेटेड एंड मोटाइल। दे जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ओके, ओके, जर्मिनेट होके नए प्लांट को बर्थ देते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आल्गी का एक स्ट्रक्चर दिखाया है जिसमें यूलोथ्रिक्स है ये, और उसमें ये ज़ूस्पोर्स बन रहे हैं और ये ज़ूस्पोर्स बाहर निकल गए। कोई सेल जो मॉडिफाई हो रहा है और ये जो सेल है जिसमें ये ज़ूस्पोर्स है, ये सेल बाहर निकल रहा है और उसमें से जर्मिनेट करके नए नए जो स्पोर्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं। और जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वहां पे नया आल्गी का थैलस वो डेवलप करेगा। तो ऐसे जू स्पोर्स के थ्रू आपको देखने मिल सकता है। जैसे यहाँ पे एक रियल माइक्रोस्कोपिक इमेज भी दिखाया गया है। जू स्पोर्स ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, दीज आर द फ्लेजेलेटेड जू स्पोर्स। ये डायग्राम जो है एक्चुअली ये
रियल फोटोग्राफ, रियल इमेजिंग है, तो आपको फ्लेजेला ठीक से नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे पिन पॉइंट किया गया है फ्लेजेला, 2 फ्लेजेला है इनके पास। ओके, ऐसे ये जूस्पोर्स हैं, एक से लेके मल्टीपल नंबर ऑफ द फ्लेजेला तक हो सकते हैं इन द जूस्पोर्स। तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो थ्रू फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ऑब्वियस है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इट इज ऑब्वियसली थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ओके, 2 गैमेट यहाँ पे फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा और उसमें से नया एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। और जहां पे ऐसे फ्यूजन होता है, ऑब्वियसली इट इज हैविंग two different types of the gametes, that is male and female gamete। जब ये दोनों गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, एट दैट टाइम फर्टिलाइजेशन की इवेंट होती है, और उसमें से बाद में एम्ब्रियो डेवलपमेंट और नए प्लांट बॉडी डेवलप होना शुरू होता है। दैट इज द वे ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, इन जनरल। फाइन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इज ऑफ मैनी टाइप्स। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वैसे इजी है लेकिन उसको, उसके एग्जांपल्स को याद रखना है फॉर द नीट एग्जाम। तो एक है आइसोगेमस टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? आइसो मतलब सेम, गैमस मतलब गैमेट्स की हम बात कर रहे हैं, सिमिलर गैमेट्स। ओके, तो यहाँ पे आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इट इज द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स विच आर सिमिलर इन साइज। ओके, विच आर सिमिलर इन साइज, ऐसे गैमेट्स के बीच में फ्यूजन। दे मे बी फ्लेजिलेटेड। अब ये गैमेट या तो फ्लेजिलेटेड हो सकते हैं, जिसका एक एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। मतलब ये क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है, फ्लेजिलेटेड आइसोगैमेट या आइसोगैमस रिप्रोडक्शन आपको किसमें देखने मिलता है? तो इट इज यूलोथ्रिक्स। और इट मे बी नॉन फ्लेजिलेटेड, ऐसा ही आइसोगैमिक टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें नॉन फ्लेजिलेटेड गैमेट्स इन्वॉल्व है, ऐसा रिप्रोडक्शन आपको किसमें देखने मिलता है? तो दैट इज स्पाइरोगायरा। ओके, तो आइसोगैमस मतलब 2 इक्वल साइज के सिमिलर अपीयरेंस के गैमेट्स यहाँ पे फ्यूज होते हैं, दोनों सिमिलर साइज के, सिमिलर दिख रहे हैं, तो मेल कौन फीमेल कौन, इसलिए मेल फीमेल की हम यहाँ पे साइन दे देते हैं, दैट इज प्लस एंड माइनस। अब ये गैमेट फ्लेजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लेजिलेटेड भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको आइसोगैमिकल ये गैमेट्स दिखाएं, ये 2 गैमेट्स देखिए तो एक दूसरे के कार्बन कॉपी लग रहे हैं। ओके, दिस इज आइसोगैमिक कंडीशन। दूसरा है एनिसोगैमस। यहाँ पे क्या है? इट इज द फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज। आइसोगैमस से उल्टा, डिसिमिलर इन साइज। ओके, डिसिमिलर इन साइज में आप देखिए तो यहाँ पे फीमेल गैमेट आपको बड़ा दिखाया है, विच इज फ्लेजिलेटेड, मतलब ये भी मोटाइल है। मेल गैमेट बहुत छोटा दिखाया है लेकिन वो भी फ्लेजिलेटेड है। ओके, तो ये भी मोटाइल है, लेकिन दोनों के साइज में वेरिएशन है, इट इज कॉल्ड एनिसोगैमस। ये उल्टा भी हो सकता है, मेल गैमेट बड़ा भी हो सकता है, फीमेल छोटा भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल नेचर में ऐसा देखने नहीं मिलता है। फीमेल गैमेट्स आर कंपेरेटिवली लार्ज देन द मेल गैमेट्स, ये ज्यादातर हमें देखने मिलता है। तीसरा है ऊगैमस। तो अच्छा सॉरी, तो एग्जाम्पल एनिसोगैमस का बाकी रह गया, तो एग्जाम्पल क्या है? सम स्पीशीज ऑफ द यूडोरिना। ओके, यूडोरिना करके आल्गी का एक जीनस है। ओके, उसके कुछ स्पीसीज में आपको एनिसोगैमस टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा। तीसरा जो मैंने बताया दैट इज ऊगैमस। ऊगैमिक मतलब एक सेल की हम बात कर रहे हैं, तो फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज, इसको समझिए, वन लार्ज नॉन मोटाइल दैट इज स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। यहाँ पे कंडीशन फिक्स हो गई है कि फीमेल गैमेट लार्ज होगा लेकिन फ्लेजेला नहीं देखने मिलेगी, लार्ज होगा, नॉन फ्लेजेलेटेड होगा, मतलब नॉन मोटाइल रहने वाला है। कौन? फीमेल गैमेट। एंड मेल गैमेट जो है दैट इज मोटाइल एंड वेरी स्मॉल। ओके, तो ऐसी अगर कंडीशन है, इट इज कॉल्ड ऊगैमिक कंडीशन।
एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं इसके, तो वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, दिस टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द oogamous टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो तीन तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने ऑब्जर्व किए, दैट इज आइसोगैमस, एनिसोगैमस एंड oogamous। ओके, और इन तीनों के बारे में हमें याद रखना पड़ेगा विद डेफिनेशंस एंड विद करेक्ट एग्जांपल्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, algae are having many benefits in nature. तो कौन कौन से बेनिफिट्स algae के होते हैं? कुछ बेनिफिट्स जो हैं algae के बेनिफिट्स को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल। तो कुछ इकोलॉजिकल बेनिफिट्स algae के होते हैं, जिसमें एक पहला बेनिफिट है, थ्रू फोटोसिंथेसिस algae fix half of the total CO2 on earth। तो जितना CO2 एटमॉस्फेयर में, उसमें से जितना CO2 डेली बाइंड होता है, फिक्स होता है ना थ्रू फोटोसिंथेसिस, उसमें से 50% CO2 फिक्सेशन ये algae करता है। एंड इट इंक्रीज द लेवल ऑफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ओके, और उसकी वजह से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल जो है वाटर में वो बढ़ता है बिकॉज ऑफ द algae। नंबर 2, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स and the basis of the food cycles of all aquatic animals। okay, तो aquatic system में ये primary producers हैं algae, और obvious है कि maximum photosynthesis यही कर रहे हैं, तो फिर वो food cycle के base बन रहे हैं। okay, for the aquatic systems, for the aquatic ecosystems, for all the aquatic animals, you can say primary producers, chief producers, okay, for aquatic ecosystems। About 70 species of marine algae are used as food। अब जो हम बात कर रहे हैं दैट इज इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल तो बात हमने कर दी। अब इकोनॉमिकल, तो उसमें about 70% species of the marine algae are used as food। 70 species, not 70%, 70 species of the marine algae are used as food, जैसे porphyra, लेमिनारिया एंड सरगासम। ये ओशन बेल्ट पे जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है algae, okay, as their own food as well as the fodder they can generate from the algae itself। okay, तो पोरफायरा का ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, इट इज मराइन algae। देन लेमिनारिया, ओके, ये है सरगासम। ओके, सो ये तीनों algae ऐसी हैं which can be used as a food material। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज अगार। अगार हमें मिलता है दो अलग अलग algae में से, दैट इज जेलिडियम एंड ग्रेसिलारिया। ओके, दिस इज जेलिडियम और ये जो है ग्रेसिलारिया, विच इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स इन लेबोरेटरी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, जिसमें फंगस भी है और कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। एंड in preparations of the ice creams and jellies, तो agar is making up a jelly like substance। okay, semi solid jelly like substance है agar। और ये जो agar है लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब हम ग्रो करते हैं उसके लिए ये बेस बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। एज वेल एज आइसक्रीम्स और जेलीज में आप देखते हैं, ओके, जो मटेरियल है दैट इज ऑल्सो अगार पाउडर, और ये हमें किससे मिलता है, ये नाम बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट इज जेलिडियम एंड ग्रेसिलारिया। इन दोनों में से आपको ये अगार अगार पाउडर मिलता है। आप देखिए ये अगार अगार पाउडर, ये ड्राइड फॉर्म है। इसको जैसे ही आप वाटर में या किसी बफर में मिक्स करते हैं और अगर उसको बॉईल करते हैं, और बॉईल करने के बाद जैसे ही आप इसको कूल डाउन करते हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू जेली। इट इज वेरी सिंपल। Some marine brown and red algae produce hydrocolloids, that is water holding substances। hydro मतलब water, colloids, okay, hydrocolloids water holding substances, ये कुछ प्रोड्यूस करते हैं marine algae। लेकिन कौन से ग्रुप के, ब्राउन और रेड, इन दोनों क्लास के जो algae हैं ये हाइड्रोकोलॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा एक एग्जांपल है algin, और ये algin हमें मिलता है फ्रॉम ब्राउन algae। और दूसरा एक है दैट इज केराजिन,
केराजिन हमें मिलता है फ्रॉम द रेड algae. These are used commercially. Okay, ये दोनों मटेरियल जो एल्जिन और केराजिन ये दोनों यूज होते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पज इन इंडस्ट्रीज. ओके, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोकोलोइडल प्रॉपर्टी, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी बहुत ज्यादा है. तो आप इसको यूज कर सकते हैं, यू कैन से एज अ बाइंडिंग एजेंट्स एंड ऑल दिस, राइट? Protein rich unicellular algae like chlorella and spirulina are used as food supplements by space travelers. ये इस बार के नीट पेपर नीट 2020 में ये पूछा गया है, कौन से दो ऐसे यूनिसेलुलर algae हैं which are protein rich. Okay, और you can say ऐसे पूछा गया है शायद क्वेश्चन, which of the following group is unicellular algae. Okay, मतलब उसमें ग्रुप में आप क्लोरेला भी है और स्पिरुलिना भी है. ऐसे 4 ऑप्शन बनाए गए हैं जिसमें कुछ algae मल्टी सेलुलर रखी गई है, लेकिन ये क्लोरेला एंड स्पिरुलिना दीज आर द यूनिसेलुलर algae which are protein rich. इनका जो ड्राई वेट है उसमें प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा मिलता है. ओके, मतलब इनके जो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, एफिशिएंट है. ओके, और ये एज अ फूड सप्लीमेंट यूज होता है फॉर द स्पेस ट्रैवलर्स. ओके, सो बिकॉज स्पेस ट्रैवलर्स जो रहते हैं स्पेस स्टेशंस पे रहने वाले लोग या जो स्पेस ट्रैवल करके जाते भी हैं, ओके, साइंटिस्ट एंड ऑल दिस, राइट? तो उनके लिए फूड, कोई हैवी फूड या ऐसा कुछ वो लेके नहीं जा सकते वहां पे, तो फिर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दिस क्लोरेला एंड स्पिरुलिना. ओके, बिकॉज इनको अच्छा एक न्यूट्रिटिव डाइट मिल जाता है. इनके टैबलेट्स या पाउडरी फॉर्म में आप देख सकते हैं जैसे आपको यहाँ पे स्लाइड में दिखाया गया है. नॉट ओनली टू द स्पेस ट्रैवलर्स, आप में से अगर कोई जिम गया है या किसी को पता है, देखा है, तो वहां पे स्पिरुलिना पाउडर्स, क्लोरेला पाउडर्स, ओके, ऐसे बॉटल्स बहुत बड़े बड़े रखे जाते हैं. ओके, टैबलेट्स के छोटे बॉटल वहां पे रखे जाते हैं जिम में. ये किसके लिए? तो the persons who are working out for their strengthening, muscle strengthening and all this. Okay, तो उनके लिए भी ये बहुत important रहता है because it is protein rich diet. benefit ये है, it is vegetative, it is vegetarian. Okay, so easily acceptable by all. Okay, so in that way algae is having number of benefits economically and ecologically as well. फाइन. क्लासेस ऑफ algae अगर हम बात करें तो algae को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. एक है क्लोरोफाइसी, क्लोरो मतलब ग्रीन. ओके, तो क्लोरोफाइसी दैट इज ग्रीन algae. दूसरा है फियोफाइसी दैट इज ब्राउन algae. तीसरा है रोडोफाइसी दैट इज द रेड algae. सबसे सिंपल है क्लोरोफाइसी, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है फियोफाइसी और उससे भी कॉम्प्लेक्स है रोडोफाइसी. ओके, तो ये 3 क्लासेस हैं algae के. ओके, इन तीनों ग्रुप के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्वियसली स्टडी करेंगे और एक ही लेक्चर में ये तीनों ग्रुप के बारे में डिस्कशन भी खत्म करेंगे. ओके, सो up to this we have studied about some different types of the classification systems used, that is artificial, natural and phylogenetic type of the systems. Some helping hands like numerical taxonomy, chemotaxonomy, cytotaxonomy, ऐसे helping hands जो हैं जो classification में help करते हैं. ओके, और उसके साथ साथ algae के बारे में हमने जो डिस्कशन किया उसमें मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन algae, हैबिटेट के बारे में, इसका अपीयरेंस के बारे में. ओके, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है. सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए. ओके, और इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे अभी एक स्लाइड मैंने आपको बताया उसमें से ऑलरेडी एक क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में भी पूछा गया था. सो बी प्रिपेयर फॉर दिस. ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे.